मैं अशोक शर्मा, लेक्चर RAC, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के पार्ट 2 में आज हम करेंगे टाइप ऑफ इन्वेंट्री कोस्ट। इन्वेंट्री कोस्ट कितने प्रकार की होती है। इन्वेंट्री के जो मॉडल बनाने के लिए इन्वेंट्री कोस्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन्वेंट्री कोस्ट कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है कोस्ट दैट एनकरेज टू हैव ए लार्जर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट हम करते हैं तो हमें देखना है कि इन्वेंट्री हमको कितनी रखनी है। इन्वेंट्री की क्वांटिटी ही हमको मैनेज करनी होती है कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी कितनी रखनी है, कितना ऑर्डर हमको करना है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि कितने तरह की कोस्ट होती है उनके बारे में जानना। तो कुछ कोस्ट ऐसी होती है जिनको जो कि ऑर्डर के साथ में बढ़ती है। बड़ा ऑर्डर हम करेंगे, बड़ी परचेजिंग हम करेंगे तो घटती है और कम ऑर्डर के साथ में बढ़ती है। तो फर्स्ट द कोस्ट दैट एनकरेज टू हैव द लार्जर इन्वेंट्री। ये कौन कौन सी कोस्ट है जो हमें ज़्यादा ऑर्डर करने के लिए जो कि ज़्यादा ऑर्डर के फेवर में रहती है कि भाई ऑर्डर आपको ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा माल आप एक साथ मंगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखो। लार्जर इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक आप मैक्सिमम रखो। तो ये है सेटअप और ऑर्डरिंग कोस्ट। प्रोक्यूरमेंट कोस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग, ये नहीं थोड़ा सा दिक्कत आई। कोस्ट डेट एनकरेज टू हैव द लार्जर इन्वेंट्री, सेटअप और ऑर्डरिंग कोस्ट। ठीक, छोटा ऑर्डर हम करेंगे तो बार बार ऑर्डर करने से कोस्टिंग बढ़ जाएगी, इसलिए ज़्यादा ऑर्डर करने, बड़ा ऑर्डर करने के लिए ये लार्ज इन्वेंट्री को एनकरेज करती है। प्रोक्यूरमेंट कोस्ट, प्रोक्यूरमेंट कोस्ट भी लार्ज इन्वेंट्री को करेगी। शॉर्टेज कोस्ट, यदि आपका माल कम हो गया, आपके पास में रेडी स्टॉक नहीं है, तो उसकी कोस्ट क्या होगी, बैक ऑर्डर हो सकते हैं, आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, तो वो कोस्ट कितनी आती है। यदि कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। डेप्रिसिएशन कोस्ट, डेप्रिसिएशन कोस्ट क्या करती है, ज़्यादा माल मंगवाएंगे तो ज़्यादा उसकी डेप्रिसिएशन की संभावना होती है। तो ये कम ऑर्डर को ये एनकरेज करती है कि भाई कम होना चाहिए, आपकी इन्वेंट्री कम होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन कोस्ट। ओवर टाइम कोस्ट, ओवर टाइम कोस्ट भी लार्जर इन्वेंट्री को एनकरेज करेगी। यदि आपका इन्वेंट्री कम होगी, आपका स्टॉक रेडी नहीं है, कंपनी के पास, फर्म के पास में स्टॉक रेडी नहीं है, तो क्या होगा, वर्कर्स को ओवर टाइम दे के माल तैयार करवाना पड़ेगा। तो इसकी कोस्टिंग, इसमें ओवर टाइम हम जानते हैं फैक्ट्री में डबल पैसा दिया जाता है, तो ये लार्ज इन्वेंट्री को इंक्रीज करती है। ऑर्डरिंग कोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ऑर्डरिंग, और इसको हम प्रोक्यूरमेंट कोस्ट भी बोलते हैं। खासतौर से एक तो सेटअप कोस्ट हमने भी इसमें मिल लिया। सेटअप कोस्ट, हर बार जब भी कोई नया फ्रेश ऑर्डर आता है तो मशीन में बार बार सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार कई प्रोडक्ट लाइन अलग अलग होती है, कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो हर बार जब भी आपका एक सेटअप, एक आपका ऑर्डर आएगा, एक आपका प्रोडक्ट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मशीन की सेटिंग होती है। तो हर बार मशीन की जो सेटिंग होती है उसमें टाइम कंज्यूम होता है और मटेरियल भी वेस्ट होता है, स्क्रैप भी निकलता है। तो ये आपकी ऑर्डरिंग कोस्ट के अंदर और सेटअप कोस्ट में कैलकुलेट होती है। इसी में हम लेते हैं प्रोक्यूरमेंट कोस्ट। तो प्रोक्यूरमेंट कोस्ट में एक्सपेंसेज फ्रॉम रेजिंग द इंडेंट, परचेज एक्विजिशन बाय यूजर डिपार्टमेंट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। जिस डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन आई है, रिक्विजिशन आती है, फिर वो परचेज डिपार्टमेंट जाती है, परचेज डिपार्टमेंट से परचेज ऑर्डर बनते हैं, फिर परचेज ऑर्डर तैयार होने के बाद में माल की सप्लाई होती है। तो जब तक वो सप्लाई आती है और फिर रिसीव्ड एंड इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल,
मटेरियल को रिसीव करना, मटेरियल को प्राप्त करना और उसकी जांच करना, उसकी टेस्टिंग करना, ओके है नहीं है, उसके बाद ही तो स्टोर में जाएगा। तो ये सारी जो कॉस्ट आएगी ये ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के अंदर हम इसको लेते हैं। कई बार प्रोक्योरमेंट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को एक साथ ही मान लेते हैं। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को आपकी रख रखाव जो कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री कैरिंग, इन्वेंट्री को रखने की क्या क्या कॉस्ट है। कॉस्ट इंक्लूड फॉर होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री एंड मेजर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम। जो भी कॉस्ट है जो कि इन्वेंट्री को होल्ड करने में, उसको रखने में काम लग रही है, जितनी कॉस्ट, जितनी लागत वस्तु सूची को, इन्वेंट्री को हम वस्तु सूची कहते हैं, तो वस्तु सूची को रखने के लिए, उसको कैरी करने में जो लागत है वो, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जो कि ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में हमेशा बढ़ेगी। जितना ज़्यादा माल होगा, जितनी ज़्यादा हमारा स्टॉक होगा, उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होगी। इस कॉस्ट को हमेशा परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम, ये जो कॉस्ट है ये परसेंटेज ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम से इसको कैलकुलेट करते हैं। जो यूनिट प्राइस है हमारे प्रोडक्ट की, उसकी कितनी परसेंटेज इसमें हमारा लग रहा है इन्वेंट्री कैरिंग में, उसका कितना परसेंट लग रहा है, 2%, 1%, 3%, उस ये हमेशा कैलकुलेट जो होती है। हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की कितनी है उसके परसेंटेज के इसमें हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कौन कौन सी है? कैपिटल कॉस्ट, ऑब्सोलेंस कॉस्ट, डिटोरिएशन कॉस्ट, टैक्सेज ऑन इन्वेंट्री। कैपिटल कॉस्ट जो लागत है माल की, ऑब्सोलेंस कॉस्ट यदि हमने ज़्यादा माल रखा तो टेक्नोलॉजी की वजह से, या जैसे कोई फूड आइटम है वो ख़राब हो जाते हैं, केमिकल आइटम है ख़राब हो सकते हैं। डिटोरिएशन कॉस्ट, डिटोरिएट हो सकते हैं फूड वाले। ऑब्सोलेंस तो है कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, आपके प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, वो माल आपका ख़राब हो गया। डिटोरिएशन में फूड आइटम है, केमिकल है, वो चीज़ रखे जो ख़राब हो सकती है। टैक्सेज ऑन इन्वेंट्री, जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी टैक्सेज भी उस पर उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। इंश्योरेंस भी उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। और इम्पोर्टेंट है स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट। यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट। उसको स्टोर करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, हैंडलिंग के लिए स्टाफ चाहिए, सारा का सारा। तो ये कॉस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। स्टोरेज, कैपिटल कॉस्ट और स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतनी ही अकॉर्डिंगली ये कॉस्टें बढ़ जाएगी। तो ये कैरिंग कॉस्ट जो है उसमें कैपिटल कॉस्ट, स्टोरेज स्पेस की कॉस्ट होगी, इन्वेंट्री, सर्विस कॉस्ट, हैंडलिंग इक्विपमेंट कॉस्ट और इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के उसमें आएगी। आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट, एक कॉस्ट होती है आउट ऑफ स्टॉक। यदि आपके पास में रेडी अवेलेबल फिनिश गुड्स नहीं है, आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं है या फिनिश गुड्स नहीं है, भाई अपनी इन्वेंट्री दो तरह की होती है ना, प्रोसेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल किसी भी तरह की आपकी इन्वेंट्री नहीं है तो क्या होगा? आउट ऑफ स्टॉक, या इट इज़ द लॉस विच अकर्स और विच मे अकर्स ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ द आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट में क्या, यदि आपके पास में मटेरियल नहीं है तो उसकी वजह से क्या हानि होगी, वो कॉस्ट आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसमें ब्रेक डाउन और डिले इन प्रोडक्ट्स, आपके पास इन्वेंट्री हो सकती है लेकिन कोई ब्रेक डाउन हो गया, मशीन वगैरह ख़राब हो गई, तो ये भी उसी में आएगी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट के अंदर। बैक ऑर्डरिंग, यदि आपके पास माल नहीं है और आपका ऑर्डर कोई कैंसिल हो गया तो उसका कितना नुकसान हो रहा है? लॉस ऑफ सेल। आपके पास माल ही नहीं है तो आप क्या बेचोगे? तो आपकी सेल भी कम हो सकती है। आपका ऑर्डर आया कि आप माल बेच दो, आप कंपनी को ऑर्डर मिला इतने दिन में माल, कंपनी को पुरानी ऑर्डर सप्लाई नहीं कर पा रही है तो उससे उसकी सेल भी
का भी नुकसान होगा। लॉस ऑफ सर्विस टू कस्टमर, नेचुरली जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आपको लॉस ऑफ सर्विस टू कस्टमर, लॉस ऑफ गुडविल, आप कंपनी की गुडविल खराब होगी। लॉस ड्यू टू लैगिंग बिहाइंड द कंपटीटर, अब तो ये सारे नुकसान जो है आउट ऑफ स्टॉक होने से होंगे। अदर कोस्ट, कैपेसिटी कोस्ट, ओवर टाइम पेमेंट, ले ऑफ, इन्वेंट्री आप कम रख रहे हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स नहीं है, मटेरियल तो है लेकिन हमारा फिनिश गुड्स का, इसका भी एक मेंटेन करके चलना पड़ता है हमको कि फिनिश गुड्स कितना रखना है, रॉ मटेरियल कितना, इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी, इसका भी एक रेशियो होता है हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। तो यदि आपने फिनिश गुड्स नहीं है तो ओवर टाइम पेमेंट हमको करना पड़ेगा स्टाफ को। ले ऑफ, या मटेरियल हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आपको स्टाफ को निकालना पड़ सकता है, या स्टाफ बैठा हुआ है तो आइडल टाइम कॉस्ट उसकी लग जाएगी। सेटअप कॉस्ट अपन ने बता दिया, मशीनिंग कॉस्ट, स्टार्टअप जनरेट फ्रॉम द गेटिंग ए प्रोडक्शन रन, जब भी कोई नया ऑर्डर आता है तो सारी मशीन की सेटिंग होती है तो उसके अंदर स्क्रैप वगैरह बनता है, ये सेटअप कॉस्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। और ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट, बहुत ज़्यादा स्टॉक रख लिया तो वो कॉस्ट ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट है। तो ये सारे इन्वेंट्री कॉस्ट है, इन्हीं को हमको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। इन कॉस्ट को भाई, जो कॉस्ट लार्ज इन्वेंट्री को कुछ कॉस्ट है इसमें, जो लार्ज इन्वेंट्री जो जैसे बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो लार्ज इन्वेंट्री को इनक्रीज करती है, होल्डिंग कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है, ये सब वो सेटअप कॉस्ट तो हमेशा उसको लार्ज को, लेकिन आपने जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमेशा लो इन्वेंट्री को वो करती है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में कैपिटल को, ऑप्शंस कॉस्ट, डिटोरेशन कॉस्ट, टैक्सेज ऑन इन्वेंट्री, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड स्टोरेज एंड हेल्डिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट वो हैं जो कि ऑर्डर ये चाहती है कि भाई ऑर्डर छोटा हो, इन्वेंट्री कम से कम हो, और ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट ये एनकरेज करती है कि इन्वेंट्री ऑर्डर आपका बड़े से बड़ा हो। तो इन दोनों का जो बैलेंस है और ऑर्डर को ऑप्टिमाइज़ करना, ये इन्वेंट्री मॉडल में हम करेंगे। कौन कौन से मॉडल है जिनसे कि इन्वेंट्री का ऑप्टिमम लेवल हम रखते हैं और इन्वेंट्री क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं कि इस इतना का हम ऑर्डर करेंगे एक बार में तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट जो है मिनिमम होगी। ये हम इन्वेंट्री मॉडल जब पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज़ करेंगे।